ये ब्लॉक स्टार्टिंग से। हाँ जी बच्चे देखो ध्यान से, चैप्टर नंबर 8 डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट, डीएफ ब्लॉक एलिमेंट। तो मैंने आपको बताया था, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। जो पी ब्लॉक है उसको हमने ग्रुप वाइज पढ़ा है ना, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक पी ब्लॉक था। 13 14 आपने 11th में करा, 15 ऑनवर्ड हमने 12th में पढ़ा ना, 15 16 17 18 आपने 12th में पढ़ा। डी ब्लॉक को यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं इन्हें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक को हमने ग्रुप वाइज नहीं पढ़ना, ट्रांजिशन एलिमेंट को हमने पीरियड वाइज पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन यही है कि भाई व्हाई डी ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाई डी ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका पोजीशन ऐसा होता है, इट लाइज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक है ना। ट्रांजिशन का मतलब होता है सैंडविच, तो इट इज सैंडविच बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, डी ब्लॉक बीच में आते हैं एस और पी के बीच में, इसलिए उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। पहला क्वेश्चन ये। उसके बाद जो डी ब्लॉक है मैंने आपको बताया उसको पीरियड वाइज पढ़ना है। तो पीरियड वाइज इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 सीरीज, दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 सीरीज, इनके 4 सीरीज होते हैं। तो जो फर्स्ट वाला होता है वो 3D से स्टार्ट होता है, उसे 3D सीरीज कहते हैं, फिर 4D सीरीज, फिर 5D सीरीज, फिर 6D सीरीज, 4D 5D और 6D सीरीज। तो अभी हमारे कोर्स में 1 2 3 मतलब हमें 5D सीरीज तक के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, 6D के नहीं पूछते हैं। तो हमारे कोर्स में 3 है लेकिन हमने लिखी उस दिन 4 होती। तो 3D सीरीज स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, है ना, ये 3D सीरीज था। फिर आपने आगे की भी सीरीज लिखी थी, पहले हम इनकी बात करते हैं, 3D की मैक्सिमम बातें करते हैं अभी। तो 3D की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। स्कैंडियम कहाँ से शुरू होता है? एटॉमिक नंबर 21 से, जिंक क्या क्या होता है? एटॉमिक नंबर 30। तो हम 3D सीरीज की ही मैक्सिमम बातें अभी हम करने जा रहे हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले 3D सीरीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखी थी, शायद 13 प्रॉपर्टीज है ना, 13 हाँ 13 प्रॉपर्टीज लिखी थी। तो फर्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू, आपसे रीजन आपको याद रखना, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। मतलब हर चीजों के रीजन आपको याद रखने कि भैया इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। मेटेलिक बॉन्डिंग माने एक मेटल दूसरे मेटल के ऊपर अच्छे से स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। आप बोलते हैं हाई मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों होती है? क्योंकि देखो इधर इनका साइज छोटा होता है, तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आउटर मोस्ट में ns और n-1 d ऑर्बिटल आते हैं। तो ये जो s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। So due to overlapping of s and ns and n-1 d orbitals, they have strong metallic bonding. So since they have strong metallic bonding, therefore they have high melting and boiling point. और क्यों होता है? Due to overlapping of ns and n-1 d orbitals. ठीक है, ये याद रख ले, रीजन याद रखना है सबके। कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, बस इतनी सी बात, एक लाइन। वो की पॉइंट्स ढूंढेंगे पेपर में और पैराग्राफ नहीं ढूंढेंगे, ठीक है आपको बस। तो क्यों है इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा? क्योंकि इनकी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग। और मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों स्ट्रॉन्ग है? ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ns and n-1 d ऑर्बिटल। खत्म। उसके बाद दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है कि इनको कितना हीट दे दो कि ये अपने सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में बन जाए। ये क्योंकि तो सिंगल है, सिंगल, अब जिंक है अकेला ही रहेगा, स्कैंडियम अकेला ही रहेगा, मेटल है ना। वैसे एटमाइजेशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल को कितना हीट दो, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसको कितना हीट दो कि वो हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाए, इसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं फॉर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अब कोई ऑलरेडी एटम में है, जैसे स्कैंडियम अकेला ही रहेगा, वो डायटोमिक तो है नहीं, तो उसको कितना हीट दे दो कि अपने गैसियस स्टेट में चला जाए, पिघल जाए, उसके बाद फिर वो गैसियस स्टेट में चला जाए। तो दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसका रीजन भी वही है जो ऊपर लिखा है, इसका भी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग and due to overlapping of n-1 and n-1 and ns-d ऑर्बिटल। ठीक है, ns and n-1 d ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा होता है और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा नाउ थर्ड पॉइंट इज अच्छा, एक नोट लिखवाया था, नोट पहले सुन लो। थर्ड से पहले एक क्वेश्चन है बुक में कि वाई ये जो 3D 4D और 5D सीरीज है ना, इसके जो आखिरी एलिमेंट है इसमें जिंक है,
अगले में आपका कैडमियम है, फिर सिल्वर है, मरकरी है, कैडमियम और मरकरी। इनकी जो आखिरी एलिमेंट है ना 3D के, 4D के और 5D के, बोलते दे आर नॉट कंसिडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वाई? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जांपल है कि वाई जिंक, कैडमियम और मरकरी आर नॉट कंसिडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नोट में। तो नोट में उसका आंसर है कि भैया इनका ट्रांजिशन मेटल होने के लिए वो बोलते थे कि जो डी ऑर्बिटल है ना उसमें कुछ ना कुछ खाली जगह होनी चाहिए। अब इनके जो डी है सारे भरे रहते हैं, इसका 3D10 होता है, अगले का 4D10 होता है, अगले का 5D10 होता है, लास्ट में आता है इनके डी सारे भरे हुए। तो सारे भरे हुए तो नोबल गैस जैसी प्रॉपर्टी नहीं हो गई है ना। लेकिन उनको अब क्योंकि ये नोबल गैस जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करती तो गैसियस स्टेट में रहते नहीं है, क्योंकि इनके वैलेंसी चेंज कर सकते हैं ना आपस में, और एक्साइटेड स्टेट में अलग, ग्राउंड स्टेट में इनकी इतनी होती है, एक्साइटेड स्टेट में दे कैन चेंज देयर वैलेंसी और फिर उनमें डी में खाली जगह बना लेते हैं लोग। तो इनिशियली इन दी ग्राउंड स्टेट दे हैव ऑल फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो आप बोलोगे इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते क्योंकि इनके डी सारे भरे हुए हैं। ठीक है, why they are not called as transition element? Because they have fully filled d orbital, simple, इतना सा लिखना है बस। ठीक, नोट की बात। उसके बाद आपने लिखा एटॉमिक एंड आयोनिक साइज, एटॉमिक एंड आयोनिक साइज, ये ध्यान से सुनना। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, मैंने आपको बताया था वो स्टूडेंट टीवी वीसीआर याद है, स्टूडेंट था ना ऐसे, स्टूडेंट टीवी वीसीआर मत फेंको, ऐसे ना, पीतल में निकल कॉपर जिंक, ये 21 से लेकर 30 तक के एटॉमिक नंबर हो गए हैं जी। तो साइज कैसे बढ़ता घटता है इनका? जब हम लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं, यानी स्कैंडियम से लेकर आगे जब हम जाएंगे, इनका साइज कम होता है। जब लेफ्ट टू राइट जाते हो इनका साइज कम होता है अप टू द मिडल ऑफ द सीरीज, माने मैग्नीज तक कम होता रहता है। फिर थोड़ी दूर कांस्टेंट रहता है, मैग्नीज के बाद थोड़ी दूर सेम सेम रहता है, लास्ट में थोड़ा सा बढ़ जाता है हल्का सा साइज। तो इनका कैसे, आप साइज क्या लिखना है कि साइज डिक्रीजेस अप टू द मिडल ऑफ द सीरीज, देन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सम टाइम, स्लाइटली इंक्रीजेस एट द एंड, लास्ट में थोड़ा सा बढ़ जाता है। रीजन, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन है स्कैंडियम की 3D1 आउटर मोस्ट, इसकी 3D2, फिर 3D3, फिर 3D4, फिर 3D5, फिर ऐसे 3D6, 3D7 ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में कहां तक जाएगा 3D10 तक। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है मिडल ऑफ द सीरीज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियस बाहर की शेल को खींचता है, बाहर की शेल को खींचेगा, धीरे धीरे साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है जी, यहां तक तो खींच पाता है न्यूक्लियस मैग्नीज तक। उसके बाद 3D5 कैसा होता है जी? 3D5 ऐसा होगा, 1 2 3 4 5। अगला कौन आएगा? 3D6। 6 का मतलब क्या हुआ? पेयरिंग शुरू होनी शुरू हो जाती है ना। तो मिडल ऑफ द सीरीज के बाद पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है। पहले न्यूक्लियस के पास पावर थी कि जी 5 इलेक्ट्रॉन खींच लो, अब छठा आ गया तो छठा वाला एनर्जी कम कर देगा ना इसके लिए। पहले वो इसको भी खींच पा रहा था, अब वो 5 खींच पाएगा तो ये 5 खींच लेगा ना, पहले इसको नहीं खींचेगा तो वो अपनी जगह पे ही रहेगा। तो उससे क्या होगा कि भाई यहाँ के बाद पेयरिंग होना शुरू होगा, मतलब यहाँ 3D6 में ऐसा हो गया, फिर 7 में ऐसा हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दे क्रिएट अ शील्डिंग इफेक्ट, वो शील्ड कर रहे हैं, वो बचा रहे हैं बाकी लोगों को अंदर खींचने से, न्यूक्लियस की तरफ अंदर अट्रैक्ट करने से। न्यूक्लियस की एक ताकत होगी ना फिक्स, इससे ज्यादा तो बढ़ेगी नहीं। तो ये जो बाहर वाले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जब ये पेयर कर रहे हैं तो बाहर वालों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अंदर अट्रैक्ट होने से। तो इसलिए और साइज को छोटा नहीं होने देते मिडल ऑफ द सीरीज के बाद, ये लोग साइज थोड़ी देर तक के लिए रोक देते हैं। फिर लास्ट में जब और पेयरिंग हो जाएगी, लास्ट में जब पेयरिंग और बढ़ती चली जाती है तो हल्का सा साइज बढ़ जाता है। बढ़ मतलब कैसे जाता है? इनका साइज इनसे मैच करने लगेगा, बस यही होता है। तो एज कंपेयर टू द प्रीवियस दे हैव मोर साइज। ठीक है, तो आप लिखोगे कि अप टू द मिडल सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेंगे डी में, तो न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता रहता है तो साइज छोटा होता रहता है। उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसी पेयरिंग शुरू होगी फिर शील्डिंग इफेक्ट आ जाएगा, वो बचाएंगे बाहर वालों को, बचाएंगे तो साइज थोड़ा थोड़ा फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, थोड़ी दूर कांस्टेंट रहता है फिर लास्ट में बढ़ जाता है साइज। ठीक है, तो ये है आयनिक एटॉमिक रेडियाई कि इट इंक्रीजेस अप टू द मिडल देन रिमेन्स कांस्टेंट देन स्लाइटली इंक्रीजेस अप टू द मिडल। ठीक है, 20 तक कम होता रहता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर लास्ट में बढ़ जाता है। ठीक, साइज। फिर है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ पॉइंट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, हमने 11th में ही पढ़ा है। जैसे जैसे साइज चलता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसका उल्टा चलेगा।
साइज कैसे चल रहा था, लेफ्ट टू राइट कम हो रहा था मिडल तक, फिर कांस्टेंट रह रहा था, फिर लास्ट में बढ़ जा रहा था। आयनेशन एंथैल्पी क्या होती थी, कितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो जब साइज कम हो रहा है तो आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज अप टू द मिडल, देन रिमेन्स कांस्टेंट और स्लाइटली डिक्रीजेज एट द एंड। समझ रहे हो, उल्टा, रीजन सेम, वही न्यूक्लियर चार्ज वही सेम टू सेम ही लिखना है उसमें भी। आए समझ में, जैसा साइज में लिखा है उसका उल्टा उसमें लिख देना, रीजन लेकिन सेम लिखना है। समझ रहे हो, रीजन सेम ही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, फिर साइज उस हिसाब से चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएंगे ना, लास्ट में बढ़ जाएगा साइज तो इलेक्ट्रॉन जल्दी। तो आयनेशन एंथैल्पी बीच तक पहले इंक्रीजेज अप टू द मिडल, देन रिमेन्स कांस्टेंट एंड स्लाइटली डिक्रीजेज एट द एंड। साइज का उल्टा लिख देना, ठीक है। 4 प्रॉपर्टी हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट। पांचवी प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये लोग शो करते हैं 1 से लेकर 8 तक। मैं सारे ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ। ट्रांजिशन एलिमेंट 1 के साथ भी बॉन्ड बनाता है, 2 के साथ भी, 3 के साथ, 4, 5, 6, 7, 8 तक के बॉन्ड बना सकता है। 8 से ऊपर तो कोई बनाएगा नहीं मैक्सिमम। दे हैव अप टू, दे शो +1 to +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। 3D सीरीज में सबसे ज्यादा बनाता है मैंगनीज, 2 से लेकर 7 तक। मैंगनीज बनाता है +2 to +7, ठीक है जी। मैंगनीज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 3D में है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट में ऑस्मियम नामक एक एलिमेंट है जो सारे शो करता है 1 से लेकर 8 तक, ऑस्मियम, ठीक है। 3D में मैंगनीज, पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे ट्रांजिशन में ऑस्मियम। ऑस्मियम 1 से लेकर 8 तक करता है, मैंगनीज तो 7 तक ही करता है, वो भी 2 से 7, ये 2 एक्स्ट्रा कर रहा है, 1 और 8, ठीक है। तो ऑस्मियम कैन शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स, ठीक है। एंड दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट because they can change their oxidation state in ground state as well as in the excited state, ठीक है जी। अच्छा, फिर आगे आ जाते हैं, फिर आगे यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट अपना अगला कौन सा आया, मैंगनीज के लिए +3 to +7 लिखा हुआ है, मैंगनीज के लिए +3 to +7 है ना। हाँ ठीक है, तो +3 to +7 याद रख लेना, जो भी नोट्स में लिखा वो ठीक है। अच्छा, आगे सुनो, फिर अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। 6 पॉइंट यहाँ सुनते जाइए। 6 पॉइंट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे E0 वैल्यू कहते हैं। आपको याद होगा, इनको रॉड की तरह इस्तेमाल करते हैं ना, इलेक्ट्रोड की तरह, इन पे वोल्टेज जनरेट होती। ध्यान से सुन ले, पेपर में याद रहेगा ना बेटा, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब इनको हम रॉड सेल्स के अंदर डालते हैं तो इनमें वोल्टेज जनरेट होती है ना, उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो ये आपको याद होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 हाफ सेल्स यूज करे थे ना हमने, लेफ्ट हाफ सेल, राइट हाफ सेल। लेफ्ट में कौन सी रॉड डालते थे, याद है, जिंक, है ना, जिंक की रॉड डालते थे, एक जगह कॉपर की रॉड डालते थे, 2 हाफ सेल्स इस्तेमाल करते थे ना। तो ये जो अपने 3D सीरीज की हम बात कर रहे हैं अभी, they have negative electrode potential, they have negative E0 वैल्यू, मतलब इनको आप सेल की तरह, सेल में जब रॉड की तरह इस्तेमाल करोगे, इनमें माइनस वोल्टेज जनरेट होती है। तो माइनस वोल्टेज क्यों जनरेट होती है, ये पूछेंगे आपसे। और एक एक्सेप्शन है, सिर्फ एक एलिमेंट है जो माइनस वोल्टेज जनरेट नहीं करता, वो है कॉपर। कॉपर की +E0 वैल्यू होती है, पॉइंट ये होती है कुछ पॉजिटिव 0.34 वोल्ट। सबकी माइनस होती है, पूरे डी वालों, पूरे 3D वालों की, सिर्फ कॉपर की एक प्लस में होती है, ठीक है। तो E0 वैल्यू इन सबकी नेगेटिव होती है, E0 वैल्यू इन सबकी नेगेटिव है, सिर्फ कॉपर की। तो कॉपर के लिए E0 वैल्यू पॉजिटिव क्यों है, उसका रीजन याद रखना है ना, मैंने लिखवा रखा था कि भाई कॉपर की E0 वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है। दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। माने एक तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कॉपर का सबसे ज्यादा होता है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम एनर्जी निकलती है पानी में डालने पर कॉपर की। तो बस ये 2 रीजन याद रखना कि पॉजिटिव क्यों होती है। आपकी बुक में क्वेश्चन है कि वाई कॉपर शोज +E0 वैल्यू, इसकी वोल्टेज प्लस में क्यों होती है, बाकी सबकी नेगेटिव क्यों होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसकी ये रीजन है कि दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड लो हाइड्रेशन एंथैल्पी,
ठीक है, तो ये याद रख लेना। अच्छा, जो लोग नेगेटिव ई नॉट वैल्यू शो करेंगे ना, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव ई नॉट वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। आपको दो ऐसे दे देंगे, ऐसे एक एलिमेंट दे दिया आपको मैग्नीज एक आयरन, दोनों की ई नॉट वैल्यू दे दी है। मान लो मैग्नीज का ई नॉट वैल्यू है माइनस में 0.56 और अपना क्रोमियम की है माइनस में 0.64, दोनों की वोल्टेज दे दिया इतना इतना वोल्ट। बोला अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन? जिसकी जितनी ज्यादा माइनस में उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे ज्यादा माइनस में Cr2+, तो Cr2+ अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, और जिसकी पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये याद रख लेना। रिड्यूसिंग एजेंट कौन? नेगेटिव ई नॉट वाला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? पॉजिटिव ई नॉट वाला। जिसकी ज्यादा नेगेटिव ई नॉट वैल्यू वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जितनी ज्यादा पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू वो उतना ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो उतना खराब रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग के बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपके पेपर में भी आए होंगे प्री बोर्ड में। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगली प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या था? ये क्वेश्चन है कि ये जो डी ब्लॉक, ये इस पे क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बेसिकली 3D वाले, वाई दे फॉर्म मैक्सिमम कंपाउंड्स ऑफ फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड। ये ज्यादा कंपाउंड फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही क्यों बनाते हैं? एक पार्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये मैं लिखवाऊंगा आपको बाद में। दूसरा पार्ट कि वाई ऑक्सीजन इज सुपीरियर, ऑक्साइड्स आर सुपीरियर देन फ्लोराइड। वाई ऑक्सीजन ऑक्साइड्स आर सुपीरियर देन फ्लोराइड। क्वेश्चन समझ में आया? दो पार्ट थे। पहला कि ये लोग ज्यादा इन्हीं दोनों के साथ क्यों नहीं बनाते और सबके साथ क्यों नहीं बनाते, और दूसरा उन दोनों में ही ऑक्सीजन सुपीरियर भी है, ऑक्सीजन ज्यादा है और अच्छा है, क्यों? ऑक्साइड वाले कंपाउंड ज्यादा सुपीरियर, ज्यादा स्टेबल है, क्यों? तो रीजन ये था कि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन का साइज छोटा होता है एंड दे कैन स्टेबलाइज ऑल दी ऑक्सीडेशन स्टेट। माने जितना +1 से +8 तक जो भी ये शो करते हैं उनकी सभी ऑक्सीडेशन स्टेट को ये लोग स्टेबलाइज कर देते हैं, मतलब सबको सेटिस्फाई कर सकता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, तो ये दोनों जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक वाले शो करते हैं सबको ये सेटिस्फाई कर सकते हैं, सबके साथ ये लोग जाके वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर बना सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को वहां पे शेयर कर सकते हैं या उनके इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। और अब बात ये आती है कि भैया ऑक्सीजन क्यों अच्छा फ्लोरीन से? ऑक्सीजन इसलिए अच्छा कि फ्लोरीन तो खाली सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन सिंगल भी बना लेता है, डबल भी बना लेता है। तो ऑक्सीजन हैव एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, therefore oxygen is superior, माने it forms more stable covalent bond with the transition element. तो ऑक्सीजन हैव एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, इसीलिए ये फ्लोरीन से फ्लोराइड से सुपीरियर है। ठीक है, याद रख लेना ऑक्साइड अच्छे क्यों। फिर एट्थ प्रॉपर्टी है आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक में मैंने आपको बोला था कुछ लाइनें छोड़ने के लिए, है ना? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो मैं लाइनें यहाँ पे लिख दूंगा, देखो जी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की लाइनें यहाँ से भर लेना, सुनो। अच्छा, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल है, दे शो बोथ पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पैरामैग्नेटिक भी शो करते हैं और डायमैग्नेटिक। पैरा वो जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करे, डाई वो जो मैग्नेट को रिपेल करे। पैरा वो जो मैग्नेट को वीकली अट्रैक्ट करते हैं, डाई वो जो उसको वीकली रिपेल करते हैं। ठीक है, अब पैरा और डाई पता कैसे लगाते हैं? पैरा और डाई पता लगाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। जिसके पास जितने ज्यादा, मैंने आपको बताया था, हमने वीबी थ्योरी जब करी थी, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में उतना स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक, जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने वीक पैरामैग्नेटिक। उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसे कहते हैं जी मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू √n+2, आपने पढ़ा होगा। ये एक फॉर्मूला है, इसकी एसआई यूनिट होती है बोर मैग्नेटन। एसआई यूनिट ऑफ म्यू इज बीएम। बीएम का फुल फॉर्म है बोर मैग्नेटन, बोर मैग्नेटन। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया कि आप Fe2+ का वो बताओ म्यू, व्हाट इज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Fe2+। ठीक है, Fe का एटॉमिक नंबर है 26। 26 में लास्ट में क्या आता है? 3d6, तो Fe का लास्ट में आया 3d6। ठीक है जी, इसके d ऑर्बिटल को बनाएंगे।
1 2 3 4 5 6। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है गिने। अच्छा n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल। तो इसमें कितने, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, कितने खाली खाली आधे आधे इलेक्ट्रॉन है, 4। तो n हो गया 4, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो n। अगर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये सारे पेयर्ड होते हैं तो n 0, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी 0, तो डायमैग्नेटिक। अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक होगा, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। तो n4 यहाँ डालो, म्यू निकल जाएगा, तो यहाँ 4 रखोगे तो 4 4 प्लस 2 6 4 जा कितना हो गया 24, है ना। 20, हाँ 24, 25 का रूट 25 का 5 होता है, तो 4.9 के आसपास आ जाएगा, 4.98 समथिंग बोर मैग्नेटन, पॉइंट में निकाल 4.98 बोर मैग्नेटन। ठीक है, तो ये आपने वहां पे भर लेना है जो खाली जगह है। ठीक है, तो अगर किसी के जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो n मिल जाएगा, n को यहाँ डाल देंगे तो म्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो वो हमेशा ग्राउंड स्टेट के हिसाब से निकालते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 8, थोड़ी सी और बची है 5, वो बता दूं मैं आपको, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। सुनो ध्यान से सुनना, उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सुनिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। कलर्ड आयन, अब इसका भी वही रीजन है जी, यही वाला एक जैसा। इनके अगर d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर शो करेगा। तो बोलते हैं जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो विब ग्योर में से जिसकी भी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, इलेक्ट्रॉन ऑल्सो बिहेव लाइक अ वेव प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन वेव जैसा शो करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो विब ग्योर में से जिस कलर से मैच करेगी फ्रीक्वेंसी, वही कलर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें इसके आयंस में नजर आता है। ठीक है, तो वाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, क्योंकि आप बोलेंगे कि जब वो एक्साइट होते हैं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, फिर एक्साइट होके कहाँ जाते हैं, हायर स्टेट पे। हायर स्टेट मतलब डी के आगे जो जगह होगी वहां चले जाएंगे, S4S आता है ना, 4S 5 4P वगैरह, इन पे चले जाते हैं। तो एक्साइट होके उनके अंदर एक एनर्जी आएगी, तो वो जो एनर्जी है वो उसकी इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी विब ग्योर में से जिस फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी वही वाला कलर उसका दिखाई देगा। तो कलर, सभी कलर वालों का रीजन सेम ही, यही सेम रीजन है जो लिखवाया हुआ है। अगर आपको बोला जी जिंक का क्या कलर होता है बताओ, Zn2+, तो जिंक का तो 3d10 है ना, तो 3d10 का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सब डबल है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है तो आप बोलोगे इट इज कलरलेस, अगर सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलरलेस। आपसे बोला बताओ स्कैंडियम 3+ की क्या कलर है, स्कैंडियम का होता है 3d1 4s2, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन 21 होता है ना, ये होता है लास्ट में। अगर उसने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो 2 इसके छोड़ दिए, 1 इसके छोड़ दिए, डी में कितने हो गए 0, एस में कितने हो गए, तो डी खाली रह गया। तो 2 जगह पे कलर नहीं आएगा, कहाँ, जहां पे सब डबल डबल है या एकदम खाली है। समझ गए, कोई क्वेश्चन आता भी ये कलरलेस है क्यों, उसका कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा देना, इसमें सब 0 है या उसके सब भरे हुए हैं। ये 2 आंसर होते हैं कलरलेस के। और कलर आएगा तो क्यों है, कलर का वही रीजन है, क्योंकि बोलोगे एक्साइटेड स्टेट में गया, उसका कलर जिस विब ग्योर में जिस फ्रीक्वेंसी से मैच करा वो कलर आ गया। ठीक है, तो कलर क्यों आया वो रीजन लिखना, कलर क्यों नहीं आया ये दोनों रीजन लिखते हैं, दोनों में से एक फिट होगा, कॉन्फ़िगरेशन देख लेना। अगर 0 है, डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस, सारे पेयर है तो भी कलरलेस। ठीक है जी, कलर वाली बात समझ में आ गई। अगला प्रॉपर्टी है दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ये 5 नंबर का एक ऐसे लगातार पूछ लिया था उन्होंने सीधा, 1 2 3 4 5 नंबर, ये चैप्टर ही 5 6 7 5 नंबर का है, वैसे 5 6 नंबर का, 5 एक क्वेश्चन दे दिया उसमें 5 पार्ट दे दिए, यही रीजन पूछिए, हो गया चैप्टर खत्म इसी 5 से। तो इनको पढ़ लेना, इनमें से 1 2 तो आ ही जाएंगे पक्का, आपके पेपर में भी इनमें से कुछ ना कुछ आया होगा। तो वाई दे फॉर्म कलर्ड वाला समझ में आ गया। फिर अगला ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वो होता है, कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन लिखवाई है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर दोज इन व्हिच मेटल आयन बाइंड विद नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। मेटल जो है जैसे मैग्नीज है, जैसे आपको बताया था याद है, सेंट्रल एटम के साथ कुछ लगा होता है ऐसे कुछ, और उसके ऊपर ऐसे 2+ आ जाता है,
हमने कोऑर्डिनेशन में करा था ना, जब उसके पास ना कैटायन हो ना एनायन हो और ऊपर ऐसे चार्ज आ जाए तो इसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो मेटल अगर न्यूट्रल से लगा हो, वाटर न्यूट्रल होता है, या मेटल एनायन से लगा हुआ हो, मेटल न्यूट्रल से लगा हो या मेटल एनायन से लगा हुआ हो, इसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कभी भी मेटल कैटायन से नहीं लगा होगा, ठीक है, क्योंकि कैटायन तो बाहर रहते हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयोनाइज होता है, उसका एनायन या कैटायन हटता है, तो जो बचता है उसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है। तो बोलते हैं कि क्यों बनता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का रीजन क्या है। तो आपको जो लिखवाया था वो ये याद रखना है, स्मॉल साइज, हाई आयनिक चार्ज और अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। इनका साइज छोटा होता है, इनके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, और इनके पास इतनी सारी खाली जगह है डी ऑर्बिटल में भरने के लिए, तो इसलिए इतने 6 भर लेते हैं, वाटर आ जाते हैं ना एक्स 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 इतनी जगह पे डी ऑर्बिटल में। तो 3 रीजन याद कर लो, स्मॉल साइज, हाई आयोनिक चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, इनके कि वाई दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके जो मेटल होते हैं इनका साइज छोटा होता है, आराम से फिट हो जाते हैं। दूसरा, ये इनके चार्ज बहुत स्ट्रांग होते हैं, हाई चार्ज होते हैं तो अट्रैक्ट करेंगे ना, आओ हमारे साथ बॉन्ड बनाओ। तीसरा, इनके पास इतनी सारी खाली जगह है डी ऑर्बिटल में, एक्साइटेड स्टेट में खाली जगह क्रिएट करते हैं ना ये लोग, तो इनके डी ऑर्बिटल में बहुत सारी खाली जगह होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो वो बॉन्ड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं। तो दे हैव स्मॉल साइज, दे हैव हाई आयनिक चार्ज एंड दे हैव अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अगला 11th पॉइंट, व्हाई दे शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटलिस्ट होते हैं, ये अच्छे कैटलिस्ट है। आपको पता है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, पढ़ा है आपने ये रिएक्शन, है ना, अमोनिया बनने का प्रोसेस। इसमें एक कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है आयरन। आयरन कहाँ है, यहीं का है 3D सीरीज का। जितने कैटलिस्ट है ज्यादातर डी ब्लॉक के होते हैं सारे के सारे। तो बोलते क्यों होते हैं, यही क्यों कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे। कैटलिस्ट की एक और अच्छी बात होती है, रिएक्टेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, सरफेस केमिस्ट्री है ना इसमें ना, ये लोग रिएक्टेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, कि जल्दी टकराना शुरू करे, वो आपस में एक्टिवेट हो जाए। एक्टिवेट मतलब ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो रिएक्ट करेंगे और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन के प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो अपने अंदर एब्जॉर्ब कोई कब कर सकता है, जब हमारे पास खाली जगह हो। तो दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जब उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है ना, एब्जॉर्ब करते करते भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट अदल बदल कर देता है। ये जैसे आयरन है, आयरन 2 के साथ भी बनाता है, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी। तो जब वो एब्जॉर्ब करता रहेगा, वो करते करते भी अपनी इलेक्ट्रॉन को यहाँ वहां भेज देगा, एक्साइट कर देगा, उधर चला जा, 4s में चला जा, 4p में चला जा। तो दे कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दे हैव लार्ज स्पेस टू एब्जॉर्ब रिएक्टेंट। तो एब्जॉर्ब कहाँ करेगा, यही करेगा डी वगैरह में। तो ये रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं और ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, देयरफॉर दे आर गुड कैटलिस्ट। ठीक है जी, अगला सेकंड लास्ट पॉइंट, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है जी वॉइड। देखो ये रहा, मान लो जिंक का क्रिस्टल है, ये जिंक है, देखो ये जिंक है, ये जिंक है, बीच में खाली जगह बची है ना, ये इसे वॉइड कहते हैं। तो इस वॉइड के अंदर कोई आके लग जाए बीच बीच में छोटा छोटा एटम, तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहलाते हैं। वॉइड में आके लग गया तो ये, अब इनके खुद के साइज भी छोटे छोटे ही होते हैं, डी ब्लॉक वाले होते हैं, छोटे छोटे साइज के होते हैं, और ये अपने वॉइड के अंदर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन इनको फिट कर लेते हैं, क्योंकि इनका साइज भी छोटा होता है, इस डायमीटर में फिट आ जाते हैं वो। कई बार होता है इनके लैटिस साइड पे भी वो गर्म करो तो उस जगह पे वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब फिल कर लेते हैं, ले लेते हैं लैटिस साइड और इंटरस्टिशियल साइड। इंटरस्टिशियल मतलब वॉइड और लैटिस साइड मतलब उनकी एक्चुअल जगह जो है। दोनों जगहों पे दे हैव एबिलिटी टू फिट स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, देयरफॉर दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। कि मतलब वो छोटे छोटे साइज वाले एटम को अपने वॉइड के अंदर, अपने लैटिस साइड के अंदर आके फिट कर लेते हैं, उनको अपने साथ आके मिक्स करा लेते हैं, इसलिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, उनके अंदर छोटे साइज वाले को ट्रैप कर लेते हैं। फिर लास्ट, व्हाई दे शो एलॉय, व्हाई दे फॉर्म एलॉय। एलॉय आपको पता ही है, स्टील वगैरह, स्टेनलेस स्टील है ना, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स विद नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉय। अब एलॉय क्यों बनाते हैं, एलॉय की एक प्रॉपर्टी है, कोई भी मेटल दूसरे से जब मेल्ट करके मिलेगा तो उसका साइज रेंज
15% से नीचे होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक छोटा साइज एक बड़े साइज से मेल्ट करके एलॉय बना लेना। इनके जो साइज होते हैं ना सबके 15% के रेंज में ही रहते हैं सब, तो ये आपस में एक दूसरे में होमोजीनियसली मिक्स हो जाते हैं। आपने सोल्डर ये सब पढ़ा ना, सोल्डर्स, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब एलॉय है। ये किससे बनते हैं? इन्हीं से बनते हैं, कॉपर, जिंक, निकल, टिन, क्रोमियम वगैरह। तो इनके साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, 15% की रेडियस के अंदर ही होते हैं, 15% की रेंज के अंदर ही होते हैं। तो ये आपस में मिक्स करके होमोजेनियसली एलॉय बना लेते हैं। एलॉय बनने से और अच्छा हो जाता है मेटल, जल्दी रस्ट नहीं लगता। लोहे में लग जाता है, स्टील में नहीं लगता, स्टील के बर्तन में, है ना। ठीक है, तो एलॉय वगैरह इनकी प्रॉपर्टी याद रख लेना। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने से भी इनके अंदर अच्छी प्रॉपर्टीज आ जाती है, आपको जो लिखवाई थी, है ना। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हार्ड हो जाते हैं, मेटेलिक कंडक्टिविटी रिटेन करके रखते हैं। तो ये सारे 13 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, पॉज कर दो। इसी के साथ ये वाला ट्रांजिशन मैटर्स खत्म।